प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की दलीय प्रणाली की विशेषताएं। प्रत्येक देश में राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोकतंत्र को साकार करने में, और हर देश की राजनीतिक दलों की प्रवृत्तियां और विशेषताएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हैं जहां पर की द्विदलीय प्रणाली है, और वहां की दलीय व्यवस्था में दो दो दल ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और चीन जैसा भी देश है जहां पर की एक दलीय प्रणाली है। लेकिन भारत की स्थिति इन सबसे बहुत भिन्न है। तो आइए हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की दलीय पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि भारत में बहुदलीय पद्धति है, अर्थात ना भारत में चीन की तरह एक ही दल है, ना ही अमेरिका और ब्रिटेन की तरह दो दलों की व्यवस्था है, वरन भारत में अनेक दल हैं। इसलिए भारत की व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है। इतने अधिक दल हैं, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, स्थानीय दल, कि उन दलों की पूरी गिनती भी संभव नहीं है। यह स्थिति अच्छी है या बुरी है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। या यही समझना काफी है कि भारत में अनेक दल हैं, बहुत सारे दल हैं, और भारत की व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है। भारत की दलीय व्यवस्था की दूसरी विशेषता है कि जो भारत के राजनीतिक दल है उनमें टूटने की और विभाजन की प्रवृत्ति है। भारत में दलों का विभाजन होता रहता है। भारत का सबसे पुराना दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका अनेक बार विभाजन हो चुका है, स्वतंत्रता से पहले भी, स्वतंत्रता के पश्चात भी। स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो 1969 में सबसे पहले कांग्रेस का विभाजन हुआ। अन्य दल जैसे जनता दल और भी बहुत से दलों का उदाहरण है जहां दल टूटते रहते हैं या पुराने दल नया रूप धारण करते रहते हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी किसी समय जनसंघ के रूप में थी। तो भारत में जो दल हैं उनमें अस्थिरता है, अस्थायित्व है, और दलों में विभाजन और टूटन की प्रवृत्ति है। तीसरी विशेषता जो है भारत की दलीय व्यवस्था की, वो यह है कि धीरे धीरे भारत की दलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और अनेक राज्यों में ऐसे क्षेत्रीय दल उभर कर आए हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान और जीत दर्ज की है। उदाहरण के लिए पंजाब में अकाली दल, दक्षिण भारत में हम देखें तो तमिलनाडु में ADMK और DMK, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, महाराष्ट्र में शिवसेना। इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों के उदाहरण हैं जिन्होंने कि अपने अपने राज्यों में काफी शक्ति अर्जित की है और अनेक बार चुनावों में विजय भी हासिल की है। तो राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दलों का पलड़ा भी भारी होता रहा है। अगली जो विशेषता है भारतीय दलीय पद्धति की, वो ये है कि भारत के राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। अनेक दलों में किसी एक व्यक्ति या परिवार की ही चलती है। उदाहरण के लिए कांग्रेस में गांधी परिवार, या आज हम भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा और किसी का बहुत ज़्यादा वजूद हो, ये हमें दिखाई नहीं देता है। यानी आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, और ये क्षेत्रीय पार्टियों पर भी बात लागू होती है। शिवसेना में बाल ठाकरे का दबदबा था किसी समय जब वो जीवित थे, और अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और मायावती एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के राजनीतिक दलों में बहुत अधिक आंतरिक अनुशासन नहीं है। अगली जो विशेषता है भारतीय राजनीतिक दलों की, कि जो भारतीय राजनीतिक दल हैं उनमें जो कथनी और करनी का अंतर है वो भी बहुत अधिक है। राजनीतिक दल दावे तो करते हैं राष्ट्रीय हित के, लेकिन व्यवहार में वो केवल दलीय हितों तक सिमट कर रह जाते हैं। तो ये एक तरह से जनता के साथ बहुत बड़ा छल हो जाता है कि जनता क्या करे। वो एक दल को जिताती है, फिर दूसरे दल को जिताती है, इन हर बार उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो इसके पीछे कारण यही है कि राजनीतिक दलों के दावे और वादे अलग रहते हैं और सत्ता में आने पर उनकी करनी अलग हो जाती है। इसके साथ ही साथ भारत के राजनीतिक दलों में हम ये भी देखते हैं कि आंतरिक अनुशासन का भी अभाव है और बहुत ज़्यादा गुटबंदी भी है। दल के अंदर अलग अलग गुट बने रहते हैं, और वो गुट कई बार दल को संकट में भी डाल देते हैं, क्योंकि वो गुट अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। एक ही दलों में अलग अलग गुट बन जाते हैं। ये विशेषता भी हमने भारतीय दलीय पद्धति में देखी है। इसके अतिरिक्त परिवारवाद या वंशवाद, वो भी भारतीय राजनीतिक दलों में बहुत देखने को मिला है, और ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है बल्कि सभी दलों में यदि हम देखें तो परिवारवाद है।
कि अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने किसी रिश्तेदार को चुनावों में खड़ा कर देते हैं बड़े नेता, और ये परिवारवाद या वंशवाद चलता रहता है। ये भी भारतीय राजनीतिक दलों की एक प्रमुख विशेषता बन चुकी है, जिसे अच्छा नहीं माना जा सकता। और एक और बात जो राजनीतिक दलों में आती जा रही है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है भारतीय दलीय पद्धति में, और वो है कि अपराधी तत्वों का भी राजनीतिक दलों में हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, राजनीतिक दलों का अपराधीकरण हो रहा है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं चुनाव में जिनके ऊपर की बड़े बड़े संगीन आरोप होते हैं, मुकदमे चल रहे होते हैं, जिसे कि उचित नहीं कहा जा सकता है। अंतिम जो दो विशेषताएं हैं भारतीय दलीय पद्धति की, उनमें से एक ये है कि शक्तिशाली विपक्ष का अस्तित्व बहुत कम रहा है। एक समय कांग्रेस का दबदबा था तो उसके सामने विपक्ष बहुत कमजोर था। आज भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में तो उसके सामने भी विपक्ष की स्थिति कोई हमें मजबूत दिखाई नहीं देती है। लोकतंत्र में विपक्ष का भी बहुत महत्व होता है, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन भारत में हम ये देखते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण विपक्ष भी बंट जाता है, उसमें एकता नहीं रहती है। और जब विपक्ष इस तरह से बंट जाता है तो उसका परिणाम ये होता है कि विपक्ष कमजोर हो जाता है और जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने बहुमत के बल पर मनमानी करने लगता है। तो एक सशक्त विपक्ष का जो अभाव है वो भी हमें भारतीय दलीय पद्धति में दिखाई देता है। साथ ही दल बदल की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक है। भारत की दलीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए नेता दल बदलते रहते हैं, उन्हें नीतियों से कोई सरोकार नहीं है। और अंत में जो भारतीय राजनीतिक दलों में एक और खासियत है वो ये है कि जो राजनीतिक विचारधारा है, सिद्धांत है या नीतियां हैं, उन दृष्टि से दलों में कोई बहुत ज्यादा व्यापक भेद नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में एक कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी तरफ लेबर पार्टी है, दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कांग्रेस, बीजेपी या कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब की विचारधाराएं आपस में मिलती जुलती हैं, थोड़ा अंतर है। कोई दक्षिणपंथी पार्टी है, कोई मध्यम मार्गी पार्टी है, कोई वामपंथी पार्टी है। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी पार्टी है, कांग्रेस को मध्यम मार्गी पार्टी माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी दल माना जाता है। और अंत में ये कहूँगा कि हमारे राजनीतिक दलों की जो सबसे खराब प्रवृत्ति है, जिसे सुधारना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे राजनीतिक दल राष्ट्र विकास के कार्यक्रमों के आधार पर जनता से वोट मांगने नहीं जाते हैं, बल्कि वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर ऐसे विभाजनकारी मुद्दों के आधार पर जनता से वोट मांगते हैं, जिसे बिल्कुल भी शुभ नहीं किया कहा जा सकता। कोई भी दल, चाहे वो कोई भी दल हो, राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, वो देश की समस्याओं के समाधान के प्रति उत्सुक नहीं दिखते हैं। वोट मांगते समय वो रोजगार की बात तो करते हैं, पर रोजगार से ज्यादा, गरीबी हटाने से ज्यादा या राष्ट्रीय मुद्दों से अधिक वो जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, वो भाषा के नाम पर वोट मांगते हैं। ये जो राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति है, इस पर चुनाव आयोग ने रोक भी लगा रखी है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है, वरना उस कैंडिडेट के खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन सारे कानूनों के बावजूद सभी दल बिना किसी अपवाद के ऐसा करने से बाज नहीं आते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो दलीय व्यवस्था है उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। सबसे पहले तो सर्वश्रेष्ठ ये हो कि ब्रिटेन और अमेरिका की तरह अगर द्विदलीय व्यवस्था हो तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि द्विदलीय व्यवस्था में एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो राजनीतिक अस्थिरता भी नहीं होती और दूसरा दल एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाता है। भारत में ऐसा नहीं है, इतने दल हैं कि वो दल की जगह दल दल हो जाता है। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हितों के प्रति जिस हद तक समर्पित होना चाहिए उसका भी हमें भारत में अभाव दिखाई देता है। कुल मिलाकर भारत की दलीय व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और इसी तरह से राष्ट्रीय दलों को अधिक आगे आना चाहिए। क्षेत्रीय दल संकीर्ण क्षेत्रीय प्रवृत्तियों तक सिमटे रहते हैं, इसलिए क्षेत्रीय दलों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में अमेरिका और ब्रिटेन की तरह द्विदलीय प्रणाली संभव नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और भारत की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। केवल दो दल संपूर्ण भारत के लोगों का और संपूर्ण भारत की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था होना स्वाभाविक है। चलिए मान लिया कि बहुदलीय व्यवस्था होना स्वाभाविक है, लेकिन कम से कम राजनीतिक दल अपनी कथनी और करनी में तो एक रहें। वो जनहित के जिन वादों को पूरा करने के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद उन्हें भूलें तो नहीं।
कुल मिलाकर अंत में मैं यही कहूँगा कि भारत की दलीय व्यवस्था ने यद्यपि लोकतंत्र को साकार किया है, परंतु अब उसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। धन्यवाद।